जैसे कि लास्ट पार्ट में हमने सुना था, एम्प्रेस सिया रिकनेक्ट हो चुके थे और वीबू सन के साथ रहने लगी थी और वो लांगवांग से भी मिलती, जिसके साथ वो कॉटेज की तरफ निकल गए थे। जब तक वो अपनी डेस्टिनी तक पहुंचे थे तब तक सूरज ढल चुका था। तब वीबू सन लैंसन को आज रात के लिए यहीं स्टे करने के लिए कहता है। लैंसन ने भी तुरंत हामी भर दी थी। तब वीबू सन सिया को उसके पास छोड़कर खुद उनके लिए डिनर रेडी करने के लिए चला जाता है। लैंसन साइलेंटली उस पुरानी सी खाट पर बैठा हुआ था और उस झोपड़ी में जो भी सामान था ये देखकर तो कोई भी बता सकता है इस घर में रहने वाले का जीवन यापन बड़ी मुश्किल से चल रहा है। लैंसन के मन में विचार आ रहा था वो वीबू सन की मदद के बदले उसे काफी सारे पैसे दे देगा जिससे वो सिया के साथ आराम से यहाँ रह सकता है। ऐसा सोचने के साथ वो सिया की तरफ देखता है जो कब से उसकी तरफ घूर रही थी। जब वो देखती है लैंसन उसकी तरफ देखता है तो वो अपना मुंह फेर लेती है। लैंसन बस साय करता है। उसे बच्चों से किस तरह से बातें करने उसे नहीं पता, ऊपर से वो एक इंट्रोवर्ट है। वहीं सिया चुपचाप काउच पर चढ़ जाती है और फिर उस काउच पर उसका एक टॉय रखा हुआ था जिसे वीबू सन ने अपने हाथों से कुछ कपड़ों की मदद से बनाया था। वो उसे अपने हाथ पे पकड़ लेती है और साइलेंटली लैंसन के पास बैठी रहती है। लैंसन बस उसकी तरफ देख रहा था। तब सिया उसकी तरफ देखती है और अपनी आईब्रो रेस करती है। उसके एक्सप्रेशन ऐसे थे जैसे वो कहना चाहती है, क्या तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो। वहीं लैंसन के मन में ये चाह रहा था, ये लड़की तो चंचल लगती है पर इसके बावजूद ये इतनी शांत कैसे। वहीं सिया अपने मन में सोचती थी, इतना साइलेंस मुझे अच्छा नहीं लग रहा है पर मैं इनसे बात भी तो नहीं कर सकती। मुझे पता है ये इनके मुंह से तो कुछ भी नहीं निकलेगा। पिछली लाइफ में मैंने कई बार इन्हें अप्रोच किया है पर ये मुझसे बातें ही नहीं करते थे। ये बहुत बोरिंग है और वो बना रही थी और फिर दोनों ही एक साथ साय करते हैं, फिर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। दोनों के बीच अब वो साइलेंट रहता है। लैंसन इसे बच्ची समझकर उससे कोई बात नहीं कर रहा था। वहीं सिया अपने पापा को अप्रोच ही नहीं करना चाहती थी और वो बोर होकर वहीं लेट जाती है और लैंसन बस उसकी तरफ देख रहा था। तब सिया अपने हाथ में रखे डॉल को अपने फेस में रख लेती है ताकि लैंसन उसका फेस ना देख पाए। लैंसन को तो उसकी ये हरकतें क्यूट लगने लगी थी। नेक्स्ट सीन में लैंसन वीबू सन के पास आता है जब वो खाना बना रहा था। वीबू सन जब लैंसन को देखता है तो कहता है, बस थोड़ी देर और, ये बस पकने ही वाले हैं। जिस पर लैंसन कहता है, क्या अब हम बात कर सकते हैं। ये सुनकर वीबू सन कॉटेज के अंदर देखने लगता है। तब लैंसन कहता है, सिया सो चुकी है। ये सुनकर वीबू सन कहता है, वो सोई नहीं है, वो बस तुमसे बोर होकर लेट चुकी है। क्या कहा तुमने। ऐसा कहने के साथ लैंसन की आंखें भी बड़ी हो गई थी और उन बड़ी बड़ी आंखों के साथ लैंसन और भी ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। वीबू सन दूसरी तरफ नजर करके कहता है, उसे मेरे ही तरह बातें करना पसंद है। ये सुनने के बाद लैंसन कहता है, आखिर मैं उससे बात ही क्या करता। ये सुनकर वीबू सन साय करता हुआ कहता है, हाँ मुझे पता है तुम्हें टॉकिंग पसंद नहीं है पर क्या तुम एक बच्चे के साथ खेल भी नहीं सकते। तुम्हें बस उसे थोड़ा अटेंशन देने की जरूरत थी। खैर इस बात को छोड़ो, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी और क्या तुम मदद चाहते हो मुझसे। लैंसन एक लॉन्ग ब्रीथ लेकर उससे कहता है, मुझे जिन हल्फ की जरूरत है वो इसी मैदान में उगते हैं पर वो मुझे नहीं मिल रहे हैं। अब बस सिर्फ स्पिरिट विले में वो हल्फ वो मिलेंगे। मुझे उन हल्फ की जरूरत है, क्या तुम मदद करोगे। ये सुनकर वीबू सन कहते हैं, मैं मदद कर तो देता पर मैं इस वक्त स्पिरिट विले में नहीं जा सकता। तभी लैंसन तुरंत ही बोल पड़ता है, कहीं तुम्हें स्पिरिट विले से निकाल तो नहीं दिया। ये सुनने के बाद वीबू सन कहता है, क्या कह रहे हो, भला मुझे क्यों निकालेंगे कोई। तब लैंसन कहते हैं, तो फिर तुम इस तरह से यहाँ क्यों रह रहे हो। और सिया तो एक हाइब्रिड है, हाफ ह्यूमन हाफ स्पिरिट। मैं जानने के लिए क्यूरियस हूँ उसका सेकंड फादर कौन है। ये सुनकर तो वीबू सन के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं। उसका चेहरा ऐसा हो जाता है जैसे कि उसकी कोई चोरी पकड़ी जाने वाली है। लैंसन थोड़ा सा उसके करीब आता है और कहता है, तुमने कहा था उस दिन कि हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ, क्या सच में तुमने मेरे साथ वहाँ कुछ भी नहीं किया था। वीबू सन अपनी नजर चुराते हुए और घबराते हुए कहता है, मास्टर लैन ये आप क्या कर रहे हैं। लैंसन अपने कोल्ड टोन में ही कहता है, बस सवाल पूछ रहा हूँ, जवाब दो। वीबू सन पीछे हटता है और कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने आपके साथ कुछ भी गलत नहीं किया था। तो क्या तुमने किसी और के साथ कुछ किया था जो तुमने इस बेबी को जन्म दिया है। ये सुनने के बाद वीबू सन कहता है, आपको मुझसे इस तरह का सवाल पूछने का कोई हक नहीं है। पर लैंसन कहता है, तुमने सही कहा, मैं इस तरह से सवाल नहीं कर सकता पर उसकी ब्लड लाइन से ये पता लगा सकते हैं वह असल में किसकी बच्ची है। ये सुनने का तो वीबू सन बहुत ही ज़्यादा डर जाता है क्योंकि हाइब्रिड को नजायज माना जाता है और लॉयल परिवार के लोग अब
अपने ऐसे बच्चों को बनवा देते हैं ताकि उनका नाम खराब मत हो। वो काफ़ी डर जाते हैं और पैनिक करते हुए कहता है, मास्टर लैन, प्लीज़ उसके साथ कुछ भी मत करना, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। अब उसे इस तरह से पैनिक देखकर लैनसन उसे कहता है, तो मेरा अंदाज़ा सही निकला, वो सच में मेरी डॉटर निकली। मैं बस ये कंफर्म करना चाहता था, 5 साल पहले जो कुछ भी हमारे बीच हुआ था ये इसी का नतीजा है। पर तुमने तो कहा था हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ था, तुमने मुझसे पहले झूठ क्यों बोला? ये सुनने के बाद विभूषण कहता है, नहीं मैंने झूठ नहीं कहा था, हमारे बीच ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था और ये मेरी बेटी है ना कि आपकी। तो क्यों इतने उतावले हो रहे हो उसके सेकंड फादर के बारे में जानने के लिए? बेहतर होगा आप अपने काम से काम रखें। मैंने स्पिरिट वैली क्यों छोड़ी है इस बात से आपको कोई लेना देना नहीं है। ऐसा कहने के साथ विभूषण की सांसें फूल रही थी और उसका हाथ कपा रहा होता है। वो अंदर से पूरा ऊपर से नीचे डर चुका था। वो कभी भी उसने सोचा नहीं था वो दोबारा से लैंसन से मिलेगा। और सरप्राइजिंग बात है, लैंसन को वो अभी भी याद है। वो लैंसन से कहता है, हमें और कुछ भी बात करने की जरूरत नहीं है, अब चलकर डिनर कर लो और हो सके तो कल सुबह होते ही तुम यहाँ से चले जाना। विभूषण जब भी ऐसा कह रहा था वो काफ़ी इमोशनल था। वही लैंसन को ऐसा फील हो रहा था विभूषण बहुत ही अपसेट हो चुका है, तो वो अपने रूडनेस के लिए माफ़ी मांगने लगता है। शायद उसने कुछ ज़्यादा रूड बातें कर दी। विभूषण उसे इग्नोर करता है और उसे फूड सर्व करता है और साथ में वो सिया को अपने हाथों से खिला रहा था। सिया बड़ी चाव से अपने बिग सा माउथ को ओपन करके बड़ी चाव से अपने फूड को एंजॉय करी थी। वहीं विभूषण लैंसन से देखकर कहता है, माफ़ कर देना, मैं कुछ ज़्यादा अच्छा बना नहीं सका। ये आपके लिए वर्दी ना हो, लेकिन एक कॉमना के घर में इससे अच्छा खाना नहीं मिल सकता। लैंसन तब कहता है, तुम मुझे शर्मिंदा कर रहे हो, तुमने मुझे न सिर्फ यहाँ रुकने को दिया बल्कि मुझे खाना भी दे रहे हो। मुझे तुम्हारा थैंक्सफुल होना चाहिए और मुझे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। विभूषण तब उसकी तरफ देखने लगता है। उसके वर्ड्स उसे काफ़ी अच्छे लगे थे। उसे लैंसन की यही बात तो अच्छी लगती है। एक प्रिंस होने के बावजूद वो काफ़ी सभ्य है। वो दूसरे कल्टीवेटर के मुकाबले दिखावे में विश्वास नहीं रखता। सिया अपने पेरेंट्स की तरफ देखती है जो बस एक दूसरे की आंखों में ही देख रहे थे। तो वो कप करके कहती है कि आप दोनों को कुछ हो रहा है। ये सुनकर विभूषण चौंक जाता है। लैंसन बस साइलेंट रहता है और सिया की तरफ देखता है जो छोटी सी स्माइल करती है। एंड नेक्स्ट सीन में विभूषण लैंसन से कहता है, तुम्हें जमीन पे सोने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हारा बिस्तर ऊपर लगाया है। ये सुनकर लैंसन कहता है, तुम सिया के साथ वहाँ सो जाओ, एक बच्चे के लिए जमीन पर सोना सही नहीं रहेगा। क्या पता उसे किसी कीड़े ने काट लिया तो। ये सुनकर विभूषण कहता है, यहाँ कोई इंसेक्ट नहीं है। ये सुनकर लैंसन कहता है, ओ रियली, क्या तुम्हें जंगलों से आती ये साउंड सुनाई नहीं देती? वे शांति से सब सुनता है तो सारे इंसेक्ट की आवाज़ आ रही होती है। तो वो कहता है, वो जंगलों से आ रही है ना, घर पर कोई इंसेक्ट नहीं है, मैंने सफाई की थी अच्छे से। ये सुनने के बाद लैंसन कहता है, तो फिर मुझे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और वो ऐसा कहकर चुपचाप नीचे लेट जाता है। विभूषण उसे देखकर कहता है, इतने सालों में ये बिल्कुल भी नहीं बदला, बस अपने मन की करता है और मेरी कभी भी नहीं मानता। विभूषण उसे कंबल से कवर करता है, फिर सिया को सुलाकर उसी के साथ लेटे रहता है। उसकी आंखों में तो नींद का कोई नामो निशान नहीं था। उसके कॉटेज में वो पर्सन लेटा हुआ है जो कभी उसका क्रश हुआ करता था, तो भला उसे कैसे नींद आ सकती है। वो लैंसन की तरफ अपना फेस करता है और उसे निहारने लगता है और अपने मन में ही कहता है, इतने सालों बाद तुम्हारे फेस को देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पर उसके साथ मैं डरा हुआ हूँ। और वो अपना फेस टर्न कर लेता है। लैंसन ने अपनी आईज क्लोज करके रखी थी, पर नींद तो उसे भी नहीं आ रही थी। उसके दिमाग में तो अभी भी ये चल रहा था, विभूषण का वो डरा हुआ पैनिक फेस। वो उसे देखकर खुश नहीं था। उसकी आंखों के सामने विभूषण का एक हंसता हुआ फेस भी आता है। उनके सफर के दौरान वो कितनी नोटी हरकतें किया करता था। विभूषण उसे देखकर हमेशा स्माइल किया करता था। वो उन दिनों को याद करने लगा था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब विभूषण जागता है तो वो देखता है लैंसन यहाँ नहीं है। तो सोचता है वो यहाँ से जा चुका है और वो पानी लेने के लिए रिवर की तरफ जाता है। तब उसकी नज़र लैंसन पर जाती है जो एक चट्टान के ऊपर बैठकर मेडिटेट कर रहा होता है और उसने अपने ओवरकोट नहीं पहने थे। उसके गीले बाल खुले हुए थे जो उसकी बॉडी पर बिखरे हुए थे। वो इस तरह से भी दिखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। विभूषण को तो वो काफ़ी हॉट लग रहा था। वो अपनी स्लाइपर को निकालता है और खुद से कहता है, मैं आखिर इस तरह से क्यों सेड्यूस हो रहा हूँ, पर मैं उससे अपनी नज़र नहीं हटा पा रहा हूँ। तभी लैंसन अपनी आंखें खोलता है और विभूषण की तरफ देखता है।
विंग तब नर्वस हो जाता है और जल्दी से बास्केट में पानी लेता है और वहाँ से जाने लगा था। लैंसन अपने बालों को रिबन से बांधता है, अपनी क्लॉथ पहनकर एक जंप लगाता है और एक जंप के साथ वो विभूषण के पास आ जाता है। विभूषण उसे देखकर चौंक जाता है और कहता है कि तुम्हें मेरे करीब ही लैंडिंग करनी थी, तुमने मुझे डरा ही दिया था। लैंसन तब कहता है मुझे माफ़ कर देना। विभूषण उसे इग्नोर करके आगे बढ़ने लगता है। लैंसन तब उसके साथ साथ चलने लगता है। विभूषण कहता है तुम यहाँ से कब जा रहे हो? लैंसन आंसर करता है कुछ दिनों के लिए तो मैं इसी टाउन में रहूँगा। मुझे बच्चों को सिलेक्ट करना है जो क्लाउड रेसेस के टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सके। मास्टर लैन, मैंने आपसे ये सब जानकारी नहीं पूछा, मैं तो बस आपसे ये पूछ रहा हूँ आप मेरे घर से कब जाने वाले हो? विभूषण जब उसे ऐसा कहता है तब लैंसन बेमन से कहता है मैं तो बस यहाँ से जा ही रहा हूँ। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा था वो इस वक्त क्या फील कर रहा है। पर एक बात तो है, उसे विभूषण का इस तरह का बर्ताव अच्छा नहीं लगा था। नेक्स्ट सीन में देखते हैं सिया विभूषण से कहती है क्या हम टाउन में नहीं जा सकते? मैं बहुत बोर हो रही हूँ। मैंने सुना है स्टोरी टेलर आने वाले हैं, चलो ना हम साथ में स्टोरी सुनने के लिए चलते हैं। और वो किसी फूल के ऊपर मंडराती मधुमक्खी की तरह विभूषण के आसपास दौड़ रही थी और उसे मनाने की कोशिश कर रही थी। विभूषण जो बॉन्ड बना रहा था वो कहता है सिया मैं भी तो स्टोरी सुनाता हूँ, तुम्हें वो तो अच्छा नहीं लगता और तुम स्टोरी सुनने के लिए टाउन में जाना चाहती हो। ये सुनकर सिया कहती है वहाँ पर बच्चे भी तो होंगे, मैं उनके साथ खेलना भी चाहती हूँ। ये सुनकर विभूषण सिया के फेस को देखता है। विभूषण राजी हो जाता है। अब बच्चे को बांध कर कब तक रख सकोगी? अब वो अपनी उम्र में खेलेगा नहीं तो क्या करेगा? विभूषण ये सब सोचा था पर वो सिया को अकेले टाउन में जाने की परमिशन नहीं देता क्योंकि वो नहीं चाहता वो किसी मुसीबत में पड़ जाए। उसकी आंखों से उछल होते ही वो डर जाता है कहीं उसे कुछ हो ना जाए। पर सिया तो आज विभूषण के पीछे पड़ ही चुकी थी, उसे जाना है तो जाना है। तो विभूषण भी मान चुका था और वो टाउन में आ चुके थे। अब टाउन वो पहुंच ही चुके थे तो मार्केट का भ्रमण भी कर लेते हैं। विभूषण बस सामान देख रहा था, पैसे तो थे नहीं उसे के पास खरीदने के लिए। और ये चीज़ सिया फील कर रही है विभूषण क्या सोच रहा है, जो उसे पसंद भी आ रही है वो चीज़ वो उसे ले नहीं सकता। कितने अफसोस की बात है, तभी उसके दिमाग में गैम्बलिंग का ख्याल आता है और वो जब ये बात कहती है तो विभूषण उसे डांटने लगता है। फ्यूचर में कभी तुम गैम्बलिंग करने के बारे में मत सोचना और ऐसी जगह तो बिल्कुल मत जाना, ऐसी जगहें बिल्कुल भी सही नहीं होती हैं और कितने घटिया लोग आया जाया करते हैं। ये सुनकर सिया अपने मन में सोची क्या मैं घटिया हूँ? क्या ये इतनी बुरी चीज़ है? पिछले लाइफ में मेरे सीनियर ने मुझे गैम्बलिंग करना सिखाया था और वो इस चीज़ का एडिक्टेड था, मुझे पता ही नहीं था ये घटिया है। मैं तो बस पैसा चाहती थी। मैं इस बार गैम्बलिंग नहीं खेल सकती तो क्या हो गया, बैट तो मैं जरूर लगाऊंगी, मुझे मौका बस तो मिले। विभूषण उसे एक कैंडी पकड़ाता है और दोनों ही अपनी अपनी कैंडी को लिक करते हुए आगे जा रहे थे। तभी एक बच्चा बहुत तेजी से दौड़ते हुए आ रहा था और वो सिया से टकराता है और सिया का कैंडी नीचे गिर जाता है। वो स्ट्रीट की कैंडी तो गंदी हो जाती है। सिया उसकी तरफ देखती है और उसका पूरा फेस काला पड़ चुका होता है। उसे इतना गुस्सा आ रहा होता है, वो चिल्लाती है ये बास्टर्ड लिटिल चाइल्ड, तुमने मेरी कैंडी को गिरा दिया। और वो दौड़ पड़ती है विभूषण का हाथ छुड़ाकर। विभूषण चिल्लाता रह जाता है सिया रुको, मेरी कैंडी ले लो। और वो सिया के पीछे दौड़ता है। वो बच्चा जो सिया से टकराया था वो पीछे पलटता है तो देखता है पूरी बारात तो उसके पीछे पड़ी हुई है। सिया, विभूषण और उसके वो लोग जो उसे पकड़ने के लिए आ रहे थे, वो और तेजी से भागने की कोशिश करता है पर उसके पीछे सिया पड़ी थी जिसका पारा साथ में आसमान पर था। अब वो जब तक उस लड़के को पकड़ नहीं लेती तब तक उसे चैन नहीं मिलेगा। तो वो अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करती है और कुछ ऐसा करती है तो उसके रास्ते में रुकावट आ जाती है और वो लड़का गिर जाता है और सिया उसे दबोच देती है। उसने कुछ ऐसा किया था जिसकी वजह से जमीन में से जड़ निकल आए थे और वो लड़का उससे टकरा गया था। वो लड़का दोबारा से उस पेड़ों की जड़ की तरफ देखता है तो वो दोबारा से अंदर जा चुके थे जमीन के। अब वो लड़का जमीन पर गिरा हुआ था तो वो सिया की हाइट पर आ चुका था और वो सिया से 5-6 साल बड़ा था। सिया उसके कॉलर को पकड़कर कहती है मुझे पैसे दो, तुमने मेरी कैंडी खराब की है, मुझे नई कैंडी चाहिए, मुझे पैसे दो। और वो हिला रही थी उसे और वो बहुत गुस्से थी। वहीं वो लड़का तो बेचारा वो तो बुरी तरह से शॉक्ड था। विभूषण उसे छुड़ाता है और कहता है सिया शांत हो जाओ। पर सिया तो यही रट लगा रखी थी मुझे पैसे दो, तुमने मेरी कैंडी खराब रखी है। और वो उसे किक करने की कोशिश कर रही थी पर उसके लेग उसको छू भी नहीं पा रहे थे और विभूषण उसे पकड़ के रखा हुआ था।
तो वो भला कैसे उसे मार पाते। वहीं पर वो लोग भी आ चुके थे जो उस लड़के के पीछे पड़े थे। सभी घेर कर खड़े हो जाते हैं। वो लड़का कहता है, उस सिट मैं तो पकड़ा गया। आगे क्या होता है ये नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।